बुद्धिजीवी समाज के, राजनीतिक समाज के, सांस्कृतिक समाज के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत सम्मान का और गर्व का मौका है कि पिछले 40-50 साल के कई साथी और पिछले 30-35 साल के कई सहयोगी हम सब भारत के इतिहास का और बनारस के इतिहास का एक बहुत रोमांचक पक्ष था भारत छोड़ो आंदोलन। उसकी शान पत्रकारिता की जो भूमिका थी उसकी चर्चा के लिए करता हूं। मैं आज सवेरे दिल्ली से आया और के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो हमारी सूची में ऊपर होते थे मधुलिमय, राजनारायण, किशन पटनायक और इंतजाम को इतना करना रहता था कि कोई कमरा किसी हॉस्टल में मिल जाए। और उसके बाद दूसरी बात जिससे मैं खुद दब गया वो ये हुआ कि मेरी वजह से आप में से कई साथियों को कभी कभी ऐसा मामला बिगड़ता था कि समय की कमी है या कोई लंबा खींच गया तो फिर सूची तो बनी रहती थी लेकिन नाम कट जाता था। बाद में फिर झंझट होती का करूं हमारे नहीं दे देता। हमेशा ये बहुत चमकदार और उत्साहवर्धक यादों का खजाना लेके आती है। जो 9 अगस्त 1942 हुआ उसमें तो जैसा भी आपको सब लोगों ने बताया, मैं बहुत आभारी हूं कि ये 5-6 वक्तव्य जो शुरू में आए उन्होंने पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी, तो मुझे बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए इस बात की तो गारंटी है कि माइक पे पकड़ लेना जरूर लेकिन छोड़िए का पता न चले। एक बार हम PHU गेट पर जब आंदोलन चला था डॉक्टर जोशी के खिलाफ, किसी वजह से माइक तो लग गया लेकिन कोई नेता आया नहीं। बड़ा तनाव का समय था, बड़ा मारामारी का समय था। 4 घंटा मिले थे और दूसरे दिन गोदलिया को पिट गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आगे कमेटी रिपोर्ट और बेगम भाई शास्त्री को ये अंडरवन बोलता, लेकिन आज मैं लंबा नहीं बोलूंगा। तत्व की बातें करने के वक्त है क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं उनमें पीछे मुड़ के देखने से ये पता चलेगा कि किस चौराहे पर हम गलत मुड़ गए या कितना पीछे जाने पर सही राह मिल जाए। आज की बातचीत के लिए हमने मौके की नजाकत को देखते हुए, कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए कुछ तैयारी नहीं की और उससे ये लगा कि सचमुच ये बहुत प्रासंगिक विचार गोष्ठी विषय है। मुझे ये लगता है कि 9 अगस्त 1942 और उसके बाद के 3-4 साल 1946 तक मामला चला। आखिरी कैदी जो रिहा किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के वो आगरा जेल में थे, जयप्रकाश नारायण और रामू लोहिया 1946। तो 9 अगस्त 42 से सन 46 तक का सिलसिला था। और जैसा आप में से कई यहाँ इमरजेंसी की लड़ाई के नायक मौजूद हैं, बीच बीच में गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, विरोध होता है, कुछ लोग जमानत लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन सिलसिला चलता रहता है। तो उस 4 साल की कहानी में पत्रकारिता की भूमिका 2 बरस पहले से शुरू हो जाती है। 1940 और 42 के बीच में आत्ममंथन का समय था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसमें बोलने की आजादी की लड़ाई को मुद्दा बना करके कांग्रेस ने
हर दिन एक व्यक्ति को तय किया कि आज इनकी गिरफ्तारी होगी, और सबसे पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा गांधी जी ने चुना, जिसको सुन के जवाहरलाल जी भड़क गए कि विनोबा कौन है, क्योंकि उनका नंबर 2 पर रखा गया, जबकि वो हिंदुस्तान के सितारे थे। और वो व्यक्तिगत सत्याग्रह साल सवा साल करने के बाद घिसकने लगा, सत्याग्रही घटने लगे, लोग कम होने लगे, और जनता पर भी ज्यादा असर नहीं था, क्योंकि जैसा जिक्र किया गया द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से, और हर दूसरे दिन तस्वीर बदल रही थी। कभी जर्मनी आगे, कभी जापान आगे, कभी इंग्लैंड आगे, कभी फ्रांस पीछे। हिटलर दुनिया पर कब्जा करेगा या अंग्रेज मजबूती से लड़ेगा, रूस और अमेरिका के सहयोग से पीट देगा जर्मनी, जापान और इटली के सेनाओं को, और अगर अंग्रेज फिर जीत गया तो हमारी आजादी का क्या होगा, ये सब बातें चल रही थी। इसलिए सत्याग्रह तो हो रहा था, लेकिन ध्यान देश की जनता का उस पर नहीं था। और चूंकि आंदोलन 1940 वाला बड़ा कमजोर था, सरकार के विकास से कुछ बहुत हाला डोला नहीं आ रहा था, गोली नहीं चल रही थी, भाषण लोग देते थे, पकड़े जाते थे, दूसरी अखबार में खबर छपती थी, जमानत नहीं लेना था तो कैद में चले गए। कांग्रेस कमेटियां भी बैन नहीं की गई, काशी विद्यापीठ पीएचयू पर भी पुलिस का पहरा नहीं लगा, लेकिन मीडिया में यानी अखबारों में बड़ी समीक्षा होती थी, बड़ी टीका टिप्पणी होती थी कि क्या होगा, ये सही रास्ता है कि इससे गर्म रास्ता है। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बापू की खुली अदावत हो चुकी थी। इसलिए जैसा कि कहा भाई सुरेश जी ने कि गांधी से सहमत होना या असहमत होना देश के साथ गद्दारी नहीं थी, बल्कि दिशा की तलाश में आत्ममंथन में योगदान। किसानों का मोर्चा स्वामी सहजानंद ने संभाल रखा था। जब तक हिटलर और स्टालिन का समझौता रहा, तब तक कम्युनिस्ट पार्टी इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहती रही, लेकिन किसानों में काम करती रही, मजदूरों में काम करती रही, नौजवानों में काम करती रही। और मुस्लिम लीग खासतौर पर मोहम्मद अली जिन्ना साहब हर हफ्ते कोई न कोई नया मुद्दा उठाते थे, क्योंकि 1937 से 1939 के बीच 2 बरस अंग्रेज भारत की याद में पहली बार गैर विदेशी सरकारें चली थी 2 बरस, और उन्होंने चर्चा किया था, कुछ पूरा किया था, और उसमें से कई मुद्दे निकल आए थे। वंदे मातरम का मुद्दा, गौवर का मुद्दा, मस्जिद मंदिर के मुद्दे, और कांग्रेसियों का सत्ता अहंकार। उन्होंने कुछ वादे किए थे अन्य पार्टियों से, और नहीं, जब जीत गए तो रात गई बात गई। और उस सबसे एक अजीब विषाद का माहौल था, एक तरफ सत्ता की असफलता, दूसरी तरफ सत्याग्रह का सीमित प्रभाव। और ये समय था जिसमें पत्रकारों ने, राष्ट्रीय पत्रकारों ने, आजादी के आंदोलन से जुड़े पत्रकारों ने हमको 3 स्तर पर मदद की। हमको मतलब देश को, स्वतंत्रता संग्राम। एक तो उन्होंने दृष्टि बनाने में मदद की, दृष्टि की, देखो कैसे देखो। आप में से कुछ लोगों का चश्मे का नंबर गड़बड़ हो रहा होगा। हमारा पिछले दिनों था तो रह के चश्मा साफ करते थे, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ता था, न टीवी दिखाई पड़े न दोस्त दिखाई पड़े। बाद में फिर कहा डॉक्टर ने कि बहुत नाटक कर दिया, आप ऐसे सर्जरी कराओ, लेंस बदलो और वही आप ठीक है, चश्मा नहीं पड़े। तो राष्ट्रीय इसको आज दलित मुक्ति आप कहें उस पर लगा दिया। और बहुत सारे जो पक्के गांधीवादी थे वो लेकिन उसमें टेबल नहीं था, उसमें जैसे नुक्कड़ पर खड़े होकर के ललकारने की बात नहीं थी। अंग्रेज उसमें तस्वीर में था ही नहीं, क्योंकि छुआछूत का मामला भारतीय संस्कृति का संकट था, खासतौर पर हिंदू धर्म का संकट। एक तो दृष्टिबोध पत्रकारों ने लगातार आत्ममंथन में देश की मदद की। दूसरा दिशा, किधर चलना।
हिंसा अहिंसा की बहस में, वर्ग संगठन बनाम जन संगठन की बहस में, कांग्रेस बनाम अन्य संगठनों का सवाल, आजादी के बाद के भारत की तस्वीर को बनाने को उसमें रंग रोगन डालने का काम, दृष्टि दिशा। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम पत्रकारों ने किया, जो 1942 में खूब खिल के सामने आया, वो दिलासा देने का काम, क्योंकि लड़ाई चल रही थी 1921 से। 1921 में जिनकी मर्जी नहीं भींगी थी, 18-19 साल के चंद्रशेखर आजाद, कमलापति, लाल बहादुर, यहाँ पर हरिश्चंद्र पाले से निकले थे, त्रिभुवन नारायण सिंह, कृष्णा शर्मा वगैरह, 1921। और लड़ते लड़ते बार बार लंबी लंबी जेल और दिशा परिवर्तन, आत्ममंथन, नेताओं में मतभेद, जैसे हम लोगों में कुछ था, आपको याद होगा SYS के जमाने में निकले संगे हुआ, नेताजी के संगे, मधु जी के संगे, किशन जी के संगे, अनायास लेकिन स्वाभाविक संकट। तो जवाहरलाल जी के साथ में, गांधी जी के साथ में दिलासा का मामला था कि देखो तुम्हारा सफर किनारे आ रहा है, देखो अंग्रेजी राज का सूरज डूब रहा है। तो एक वैश्विक दृष्टि को स्थानीय संकट के साथ जोड़ते हुए ये जो पत्रकारिता में संपादकीय अग्रलेख विशेषांक आते थे, उनको पढ़ करके संजीवनी मिलती। तो मोटे तौर पर आप ये समझे, काशी पत्रकार संघ के निमंत्रण पर आए हुए भाइयों और बहनों, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा था, उस समय 1940 और 46 के बीच में देश के पत्रकारों ने मोटे तौर पर, लेकिन काशी जैसे या मोटे तौर पर देशी भाषा की पत्रकारिता ने 3 स्तर पर इस इमारत को संजोने का काम किया, इस शिराजे को बिखरने से बचाया। पहला तो दृष्टिबोध, दूसरा दिशाबोध, और तीसरा हौसला अफजाई का दिलासा। जो काशी में था वो एक अलग चीज थी, मुझे आपको बताने में बहुत संकोच हो रहा। बिल्कुल थोड़ी दूर पर आज अखबार का दफ्तर है, और आपने बहुतों की विद्यार्थियों, स्कूलों, कॉलेजों से या सहयोग आंदोलन से निकले हुए विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था, जिसमें दाखिला लेते समय ही एक संकल्प पत्र भरना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हम और कुछ करेंगे नहीं करेंगे, अंग्रेजी राज की कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। और दूसरा हिंदी का आज और अंग्रेजी का टुडे, जिसका संकल्प था कि हम देश में 3 स्तर पर काम करेंगे: राष्ट्रीय एकता का निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सुधार का काम, और स्वतंत्रता के अभियानों में योगदान। ये त्रिवेणी थी। पत्रकार का जब आप काम देखते हैं तो अक्सर लगता है इसका कुल काम तो राज सत्ता की समीक्षा, आलोचना, समर्थन या विरोध है। नहीं, उसका दायरा बहुत बड़ा। अक्सर शाम को लोग वीर रेस्टा को मिलते थे पत्रकार लोग कि काबरू आज का खबर हो, अरे छोड़ो यार, बड़ा बोलती था तो कुछ नहीं है। अब क्या रिपोर्ट लगी, ऐसे कुछ नहीं है। अमुक जगह मंदिर का मामला उलझ गया है, अमुक जगह खान पान का मामला बिगड़ गया, अमुक जगह भ्रष्टाचार की कहानियां, अस्पताल का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, तीज त्योहार का सवाल है। तो कैसे मैं तो कुछ नहीं है। अरे आपने इस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गए, सोचिए सही सवाल उठाए, बढ़िया रिपोर्ट बनी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल रहे ना, बाकी जिंदगी तो चलत रहा। बहुआयामी, आपको एक साथ चारों तरफ दृष्टि दौड़ानी है। आजकल हो गया कि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर है, आप क्राइम रिपोर्टर है, आप सोशल रिपोर्टर है, आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, आप कृषि में है, पर्यावरण में है, महिला में है, मानव अधिकार में है। तब बोले बीरबल को अकबर ने कहा था, बीरबल लाओ ऐसा नर पीर बबर जी बिजली खर, जो पीर भी हो
समाजवादी उद्यमियों को। तो सवेरे वो विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं श्री प्रकाश जी, शाम को आज का संपादकीय लिख रहे हैं, दोपहर में संपूर्णानंद जी क्लास ले रहे हैं, और तीसरे हर हफ्ते गांधी जी एक अभिलेख लिखते थे नवजीवन में, बाद में जिसको सर्जन कहा। लोकमान्य तिलक का मराठी राजनीतिक जीवन में एक से ज्यादा किताबें लिखी। आज किताब लिखना अंतर है पत्रकार और राजनीति में, वो तब नहीं था। तब वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अक्सर तो अभिलेख लिखने पर 6-6 वर्ष की जेल। तिलक महाराज को मारने की जेल क्यों? उन्होंने संपादकीय लिखा था चापेकर बंधुओं के समर्थन में, और बहुतों आज भाई सुमन जी दिल्ली में रहे बहुत दिन तक काशी का झंडा लहराते हुए, इनको मालूम है कि सत्ता प्रतिष्ठान के जितने नजदीक पत्रकार हैं उतना ही उनके अंदर आत्मविश्वास की बजाय हीन भावना भरती है। लोग कोनो तरह से डर जा पार्टी के कोटा से राज्यसभा खासतौर पर संपादक के नाते है, बीजेपी के कई सुनाम धरने दो, इसके पहले कांग्रेस के कई सुनाम धरने दो, तो जो आत्मविश्वास था 1947 के पहले की पत्रकारिता में, वो 1990 की पत्रकारिता के बाद हिल गया। और जो कलम के सिपाही थे सरस्वती साधक, वो जाने अनजाने मां लक्ष्मी के दरबार में दरबारी करने की कोशिश करते हैं, और कई उन्हें अखबार देख क्या हमारे साथ सब सपाटी, और देखते देखते उनका साम्राज्य बन गया। किसी का टीवी चैनल, किसी का अखबार, किसी का, लेकिन ये सब सत्ता प्रतिष्ठानों में, लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में अपनी भूमिका के बारे में भ्रम हो गया कि हम क्या हैं, नर हैं कि बानर हैं। लेकिन उस समय के पत्रकारों में ये आत्मविश्वास था कि वो गांधी और जवाहरलाल को भी आलोचना का शिकार बना दिया, और पवित्रता के भाव से। तो मैंने जो आपके लिए बात रखने का संदर्भ सोचा वो ये कि एक तो 1942 9 अगस्त के बाद तो ज्यादातर सेंसरशिप आते, और जैसा किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो समय के कलम के सिद्ध थे वो खुद करके अखबार दफ्तर की टेबल पर बैठ के नहीं लिख सके, उन्होंने अंडरग्राउंड पत्रकारिता को आधार बनाया। अगर बनाया, किसी ने कहा हर जिले में ऐसा हुआ, तो फिर बनारस की क्या खास बात थी? बनारस की खास बात ये थी कि 1930 से बीएचयू के कारण, विद्यापीठ के कारण, आज अखबार के कारण, बाबू भगवान दास के कारण, संपूर्णानंद नरेंद्र देव के कारण, ये जैसे गंगोत्री चली गंगा को लेकर के उस तरह का उद्गम केंद्र था। यहाँ से और बंग आंदोलन के जमाने से थी, 1905 के जमाने से, और इसी का कारण नहीं था कि अरविंद से लेकर विवेकानंद तक उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उनकी भूमिका क्या। और 1940 में जो एक ढलान और वर्किंग कमेटी हो गई सब एंटी सुभाष बोस, और वर्किंग कमेटी के सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि जा चलावा पर बड़ा गांधी जी के करियावत होगा तब मैं चली तो मैंने एकदम गतिरोध, दिशा का संकट। और जैसा किसी ने कहा कि वामपंथी युद्ध के बारे में आशंकित थे कि दुनिया में खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, और आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। जवाहरलाल जी की ये राय थी 1942 के बारे में। जवाहरलाल जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल एक खेमे में थे। नरेंद्र देव, जयप्रकाश लोहिया का तो बच्चा थे, 24 साल के, उनकी तो कोई गिनती नहीं, घरुआ में थे। ये लोग दूसरे खेमे में थे, और राजेंद्र बाबू, कृपलानी जी वगैरह तटस्थ थे कि जैसी बापू की राय वैसा किया जाए। इतना धुंध उसमें पत्रकारों ने जबरदस्त आत्मविश्वास और तथ्यगत विश्लेषण की। अंग्रेजों की लड़ाई जर्मन की हो रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या इसमें बनेगा, चाहे वो जीते चाहे वो जीते,
पूर्ण आजादी देंगे, हमें तो क्या जान दूं, जैसे अंग्रेज वैसे जापान और जर्मन हम देख लेंगे, उनको भी इनसे निपट रहे हैं, सन 1857 से उनसे भी निपटेंगे। और कुछ और लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, वैश्विक पूंजीवाद के संकट के बारे में जिनकी दृष्टि अलग थी, फांसीवाद को जो साम्राज्यवाद का बहुत ही घिनौना रूप मानते थे, तो कहते थे कि अभी नहीं, अंग्रेजों के साथ चलना। जो सचमुच हुआ मैं आपको वहां ले चलता हूं। मेरा सौभाग्य था कि मुझको रणधीरी के कुछ अंक देखने को मिले। तो एक अंक मैं आपको बताता हूं, जो इसका तारीख उसकी थी 28 अगस्त, ये 12वां अंक था, ये रोज निकलती थी रणधीरी। और फिर आपको ले चलेंगे 31 अगस्त 1942। रणधीरी कुल इस साइज की 4 पन्ने की बुलेटिन जैसी होती थी, लेकिन जैसे आग का गोला पढ़ने के लिए बहुत कैरिंग सामग्री और उत्साह बनाने के लिए 2 टूक बातें, जैसे हम लोग के आंदोलनों के पर्चों में होता था, गुरु पैसा कम हो तो पढ़ो नहीं करेगा, ऐसा साफ लिखा कि पढ़ के दिमाग खुल जाए। तो 28 अगस्त को रणधीरी जो आई, उसमें सबसे ऊपर लिखा था छोटे छोटे अक्षरों में, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। फिर एक दोहा टाइप, रणधीरी बज चुकी वीरवर, पहनो केसरिया बाना। उस समय केसरिया बाना मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो आंदोलन का रंग नहीं था। तो रंग वो जो भगत सिंह का रंग था और त्याग और संघर्ष का रंग था। तो वो एक प्रेरक दोहा जैसा सबसे ऊपर। इसका संपादक कौन है? तो लिखा एक स्वतंत्र भारतीय। छप कहां से रहा है? तो आजाद प्रेस काशी। और देखिए कि ये जो पत्रकार लोग हैं, जो कलम के और शब्दों के शिल्पी थे, ज्यादा तो गुंजाइश थी नहीं, लेकिन कोशिश ये थी कि जिसके हाथ में एक भी अंक पड़ जाए वो फिर दिशा पा जाए, दृष्टि पा जाए, दिलासा पा जाए। इसमें पहले ही पढ़ने पर लिखा कि दुश्मन से लड़ने के बाबत चंद हिदायतें, 6 सुझाव। भारत के लिए हो, हम आपका स्वागत करते हैं, उनका जलपान कराइए, आप कहिए कि आप बहु बेटियों के साथ बेइज्जत काम मत करिए और आप हो सके तो लौट जाइए और हो सके तो इस्तीफा दीजिए। इन हिदायतों के साथ खाली हिदायत नहीं, उपदेश पत्र नहीं है, फिर एक स्तंभ बना करके, कॉलम बना करके अत्याचारों की कहानी, जिसमें कलकत्ता और डुमरांव से लेकर के आसनसोल, पटना, गया के विवरण, छोटे छोटे विवरण, 4 लाइन 5 लाइन की रिपोर्ट, और सब अतिरंजित नहीं कि हजारों की तादाद में हो गए, लाखों की तादाद में। अगर 2 आदमी पकड़े गए या 3 आदमी मारे गए तो बिल्कुल सत्य आधारित। तीसरी बात रही कि समग्र, ये फिर निर्देश, और उसके साथ सब कैंटीन लगा दिया, शत्रु को कष्ट न दे, दुश्मन को कष्ट न दे, शत्रु को कष्ट न दे। और फिर स्थानीय खबरें, बिहार की कहानी, काशी की कहानी, और फिर क्या करें, 3 सूत्र। लंबा भाषण देने का समय नहीं, 3 सूत्र क्या क्या है। पहला सूत्र कि आप मान के चलिए कि हम आजाद हो चुके हैं, और उसका क्या मतलब कि हम न पुलिस का हुक्म मानेंगे, न सरकार को
टैक्स देंगे न उनसे कोई राहत लेंगे। तब झगड़ा झंझट होगा तो क्या करेंगे? आपस की पंचायत रखेंगे, झगड़ा तो होगा, इंसानी फितरत है। तो हम जाते हैं पुलिस में आके, भैया हमारा साइकिल ले लेना, हमारे फसल काट दिया, ये हो सकता है। लेकिन तब गांव की पंचायती राज की शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाए। इसमें और भी था, लेकिन हम आपको 21 अगस्त के लिए चलते हैं। इसमें अपने नेता आप बनिए, पहला जो अग्रलेख है, अपने नेता आप बनिए। इससे क्या मतलब है कि अपने नेता आप बनिए? आपने बताया कि सारी लीडरशिप पकड़ गई, वो सतीश जी के लेख में है, हमने भी कहीं पढ़ा कि काशी विद्यापीठ जो ज्वाला का केंद्र था, उसके नायक अभी बैठे बात कर रहे थे 9 अगस्त को, और तब तक पुलिस ऐसा पकड़ गया, चाहे बीरबल सिंह, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, कृष्णा शर्मा वगैरह। और जो नहीं पकड़े गए, जैसे चंद्रशेखर अस्थाना, कुशाचंद गोरावाला, कार्तिक गौतम, वो अंडरग्राउंड हो गए। तो अब ये अखबार अंधेरी बताता है साधारण नागरिक या कार्यकर्ता को कि अपने नेता आप बनिए। उसका मतलब क्या होगा? अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्या करेंगे? अगर आप किसान हैं तो क्या करेंगे? अगर आप व्यापारी हैं तो क्या करेंगे? अगर आप शहर में हैं तो क्या करेंगे? अगर आप गांव में हैं तो क्या करेंगे? अगर आप महिला हैं तो क्या करेंगे? बहुत व्यवस्थित वैज्ञानिक दिशा। और उसी में से पता नहीं कहां से लेख लंबा लिखा, कांग्रेस के 16 निर्देश। अगर आप कांग्रेस के मानने वाले हैं, और आपको बताया अभी अस्थाना जी ने, सुरेश जी ने, कि उसमें कांग्रेस को मानने वाले जितने थे उससे ज्यादा कांग्रेस को न मानने वाले, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस, बाबा साहब अम्बेडकर की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, राजे महाराजे, उद्योगपति। तो कांग्रेस के 16 बिंदु क्या है? और उसमें अब आप देखें दिलचस्प बात, हड़ताल, सभा, दीवार लिखा हुआ, और कुछ 7-8 नारे लिखे कि दीवार पर सब मत लिख देना, हाय हाय मोटा बात नहीं लिखना है, दीवार पर क्या लिखना है, जुलूस निकालना। रंधेरी 21 अगस्त में अंग्रेजी ख्याल से पहली हिंसा, और 15 दिन के अंदर 5000 लोग मारे गए हैं। ये सच छिपाया नहीं जा रहा, लेकिन उस 5000 लोगों की हत्या उसको जोड़ रहे हैं आजादी की कुर्बानी से, और लिख रहे हैं कि हर साल भारत में 5 लाख लोग मच्छर के काटने से मलेरिया होता और मर जाते हैं। 5 लाख लोग, तो 5000 मर गए देश की आजादी के लिए, तो ये बड़ी कीमत नहीं है। और फिर एक आउटर लिमिट बताते हैं कि 50,000 के आसपास अगर शहादत हो गई तो मामला 8 बार का हो ही जाएगा, इस बार आजादी आगे रहेगी। और इसमें आपको अपने को शामिल करना चाहिए। मौत के बारे में एक ऐसी दृष्टि, जैसे होली के हम लोग बुधौलिया करते हैं, आओ चल या होली मिले, या ईद के दावत के लिए बुलाना, डर को खत्म करना, निर्भयता, निडरता को खत्म, और उसके साथ ही फिर अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का भी विश्लेषण। एक सुंदर लेख है, गंभीर लेख है, जानकार का लिखा हुआ है। इसमें लिखा है विनाश की ओर अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति विश्लेषण। इसमें जर्मनी, जापान, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका की रणनीतियों का, युद्ध नीतियों का विश्लेषण और विभिन्न संभावनाओं को उकेरना। एक बात जो उस समय और बड़ी थी वो ये कि बनारस, जिसे बनारस के पत्रकारों का महत्व बढ़ गया, जाने अनजाने लगभग 2000 फरार लोगों का केंद्र बन गया था। 2000 लोगों का रहना, खाना, छिपा के रखना, उनके साधन का इंतजाम करना, और उसमें कुछ जो शानदार नाम थे वो मैं आपको याद दिलाऊं। आपने सुना भी, दिल्ली प्रेरणा पुरुषों और स्त्रियों का नाम याद करना बार बार अच्छा ही रहता है, जो बनारस में छिपे हुए थे, आते जाते रहे। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, रामानुवर लोहिया, अरुणा असफली,
सुचिता कृपलानी, शंकर राव देव, रामनंदन मिश्र, बसावन सिंह, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, यहीं से बनारस के पत्रकारों की मदद से जयप्रकाश नारायण जी ने जो 3 क्रांतिकारियों के नाम चिट्ठियां लिखी थी, पहली चिट्ठी यहीं से DHU में राममोहन राय हॉस्टल और पोस्ट ऑफिस के पास एक मकान है, इसमें फुलदेव साहब वर्मा जी रहते थे, उनके सहपाठी मिनिस्ट्री के हेड। उनके घर के ऊपर वाली मंजिल में कोने का छोटा सा कमरा अभी भी है, वहीं जयप्रकाश जी 1.5-2 हफ्ता रहे। और चूंकि वो पढ़ने लिखने वालों के बीच में थे, इसलिए पर्चा लिखना, टाइप करना, साइक्लोस्टाइप करना सब होता रहा विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर के घर में। पुलिस वाले सोच ही नहीं सकते थे केमिस्ट्री का प्रोफेसर यहाँ पर क्रांति की रसायन विद्या का अभ्यास हो रहा। इसी तरह से क्रांतिकारियों की अपनी डाक व्यवस्था भी बन गई, जिसमें कि जो अखबारों का वितरण प्रबंधन था, कि जो आपका हॉकर होता है इसको मामूली मत समझिए, किस मोहल्ले में कहां पहुंचाना है। अखबार तो बैन हो गया, तो रणबेरी और शंखनाद जैसे बुलेटिन का वितरण एक तरफ तो पत्रकार, लेकिन पत्रकार का जो हाथ पैर होता है हॉकर, उसका भी सदुपयोग हो। और जो नजरबंद नेतागण थे बनारस की जेल में, वो भी अपने आप में मशाल थे, क्योंकि उनको देख के लगता था कि अगर वो बंद है वहां पर तो तुम हमारा क्या करोगे, बहुत से बहुत नजर बंद करोगे, चलो चलेंगे, वही पढ़ाई होगी। संपूर्णानंद, गोविंद मालती, केदर लाल, प्रोफेसर असरानी, चंद्रभाई जौहरी, तारापत भट्टाचार्य, राजबिहारी सिंह, रामनरेश सिंह, महावीर सिंह, देवमूर्ति शर्मा, शिवनाथ गिरी, कमलापति त्रिपाठी, श्री शिव प्रकाश और उस समय के जो पत्रकार शिरोमणि थे, पराडकर जी, बाबूराव विष्णु पराडकर जी, और उनके साथ उनके समवयस्क समकालीन अंबिका प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण गर्दे, रघुनाथ खाडिलकर, विद्या भास्कर, कोई 5 वर्ष छोटा, कोई 10 वर्ष छोटा, लेकिन एक वो ऐसी टीम थी जो ट्रांसमिशन का काम करती थी, जैसे कि रेडियो स्टेशन होता है, ऐसा तो जिंदा मानवीय रेडियो स्टेशन लोग बन गए। इनको जानकारियां थी, इनके सूचना स्रोत थे, और इनके अंदर एक कसम थी इस निर्णायक लड़ाई को आगे ले जाना। सुपर जी ने एक शहादत का जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हो रहा था, जिसे कि जैसे कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा था, उसका नाम था BHU। जनवरी 1942 में BHU की रजत जयंती, जनवरी 1942 की, अगस्त के 8 महीनों पहले मार्केट जी ने समझ पूछ के महात्मा गांधी को रजत जयंती समारोह का विशेष अतिथि बना के बुलाया। गवर्नर भी आए और लोग भी आए, हफ्ते भर जलसा चला, लेकिन गांधी जी ने अपने भाषण में एक तरह से अपना चादर फैला के भीख मांगी वाल्मीकि से। वाल्मीकि सन 21 में आप हमसे असहमत थे, इसलिए बहुत कम लड़के और टीचर BHU के बाहर निकले, जिसे एक बड़ा जो सबसे बड़ा नाम था BHU के अध्यापकों में, जिसने सन 21 में जो नौकरी छोड़ी तो दोबारा लौट के नहीं गए, वो थे आचार्य कृपलानी। कहा कि इस बार जो लड़ाई होने वाली है, इसमें हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। और मालवीय जी ने सार्वजनिक सभा में विद्यार्थियों को कहा कि हमने ये विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने के लिए खोला है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मैं आप विद्यार्थियों को गुरु होने के नाते कहता हूं कि इस बार की कसौटी ये होगी कि आप शिक्षक और विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में कितना योगदान कर सकते। तो ये जनवरी से ही तैयारी दिमागी बढ़ने लगी, और BHU जैसे आज है तब भी मिनी इंडिया था, और लोग निकल गए यहाँ से। अभी नाम लिया गया, बहुत खुशी करके यहाँ पर है, लेकिन इस बात की बहुत नाराजगी है कि इन लोगों ने अपने पुरखों की दी हुई विरासत को संजोने के लिए न BHU में कोई जगह बनाई, न विद्यापीठ में कोई कमरा है, और सार्वजनिक जगह पर तो कहीं नहीं। अगर कोई हमसे पूछे
कि बहुत पीएचयू करते हो, पीएचयू का क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में? तो कहाँ भेजेंगे? भारत कला भवन कि मालवीय भवन कि विश्वनाथ मंदिर कि जावेद अख्तर के साइंस कॉलेज के क्रिकेट मैदान में एंट्री थिएटर? क्या इतिहास की चेतना? वो बहुत इसीलिए भागा है। प्रदीप ने बुलाया तो हमने कहा कि अंधा क्या मांगे? 2 आंखें। आज आपको तय करना चाहिए कि और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन कम से कम काशी पत्रकार परिषद के मुख्यालय पराशर भवन में, जहां 20 अलमारियों में अच्छा अच्छा साहित्य है, एक अलमारी साहित्य राष्ट्रीय आंदोलन और काशी की पत्रकारिता या राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय पत्रकारिता के लिए काशी भारत का मिनी स्वरूप था। नहीं तो कहां खानविलकर मराठी और परालकर और कहां काशी के भोजपुरिया, कैसे संभाला लोगों ने एक दूसरे? कहीं कुछ संकलन होना चाहिए। रणबेरी राजकीय आर्काइव में करीब करीब सब पुराने नाम शंकरनाथ के, रणबेरी की एक और पत्रिका थी रणचंडी, वो सब उपलब्ध है। फोटोकॉपी करा करके रख दिया जाए, मरवा के लगा दिया जाए। और आपने कहा जो शहीद हुए उनका भी किसी तरह से कुछ विवरण आ जाए। लेकिन उस समय पीएचयू की वजह से भारत की धड़कन यहां सुनाई पड़ रही और पीएचयू ने इतनी आग पैदा की कि आपको मालूम है कि बाद में फिर सेना के, पहले पुलिस के हवाले और फिर सेना के हवाले करना। और जब उन्होंने 40वां साल मनाया था सन 42 की लड़ाई का, तो उसे राधेश्याम शर्मा जी जीवित थे हमारे सौभाग्य से, और राजनारायण जी दिल्ली से उड़ के आए थे राज्यसभा छोड़ करके। बहुत शानदार आर्ट्स कॉलेज ऑडिटोरियम में, सोशल साइंस ऑडिटोरियम में 3.5 घंटे उन लोगों की यादों में हम लोग डूबे रहे। लेकिन हम लोग तो चले गए, और हिस्ट्री खत्म, जो बचा है उसको जोड़ने की जरूरत है। तो काशी का व्यापारी, काशी का गृहस्थ, काशी के डॉक्टर, काशी के संगीतज्ञ, काशी के वैद्य, इन सब लोगों ने ऐसा ताना बाना बनाया कि 2000 देश के चुने हुए समर्पित स्वतंत्रता सेनानी बनारस में आते जाते रहे, आते जाते रहे। इसमें जयप्रकाश नारायण, लोहिया, चट्टोपाध्याय बहुत बड़े नाम थे, और इसलिए आते जाते रहे कि वो यहाँ पे विद्यार्थी भी उनका घर जैसा। और जब पुराना विद्यार्थी आया तो टीचर्स ने भी गार्जियन की तरह से उनको छिपा के रखा। अब एक किस्सा बता के अपनी बात खत्म करें कि एक जगह है मोती झील आकाशवाणी के पास, ज्योति भूषण गुप्त जी वहां के मुख्य घर के मुखिया थे। ज्योति भूषण गुप्त जी की शादी पित्ती परिवार जो हैदराबाद के राजा कहलाते थे वहां हुई थी। और ज्योति भूषण जी की मोती झील आप अभी जाएंगे तो बहुत बड़ा आता है। इधर कोई आया तो उधर पता नहीं चलेगा उधर क्या हो रहा है, इधर पर इतना बड़ा विकास। तो वहां जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल से जेल तोड़ करके आए, और रामनंदन मिश्र जो महाराज बनारस के मामा लगते थे, वो इस उम्मीद से आए कि महाराज बनारस में कुछ उनके किले में जगह मिले कि महाराज बनारस में जगह नहीं दिया, लेकिन मोती झील में जयप्रकाश जी को ठहरा दिया। और ज्योति भूषण गुप्त जी ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि कौन आया है, कहा कि तुम्हारे मायके से पंडित जी महाराज आए हैं, अब थके हुए हैं। हमने कहा कि कल शाम को ज्योति भूषण जी को चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया, कभी खिलाया और समोसा, जरूर जरूर कलेक्टर साहब सब सही रहेगा। और पीछे कि जो आपका डर है पत्रकार के नाते वो तब भी था। रणबेरी में ये लिखा गया था जो आजकल आप कर रहे हैं, सुरेश जी कर रहे थे, रवीश कुमार आजकल कहते हैं टीवी के स्टार है रवीश कुमार, और क्या कहते हैं टीवी मत देखिए। उन्हें तो सुन वाजपेयी टीवी से पैदा हुए, कहते हैं टीवी सब दिख गया और सच भी है। तो उस समय संपादकीय में अध्यक्ष ये लिखा था, टाइटल लिखा था समाचार पत्रों का सच। ये 21 अगस्त की रणबेरी में था। प्राय सभी लंबा था लेकिन मैं बस छोटा करूंगा। विदिन कोट प्राय सभी अखबार को विदिन कोट लिखा था, प्राय सभी अखबार
उनसे सत्य का पता नहीं चल सकता। जानकर या बिना जाने, इच्छा से या इच्छा न रहते हुए भी वे सरकारी प्रचार के साधन हो गए हैं। तो ये जो तुम्हारा सुरेश कहते हैं गोदी मीडिया, तो ये कोई नया मामला नहीं है। तब भी राजा की गोदी थी और तब भी राजा की गोदी में बैठने वाले पत्रकार थे। बाद में उनको अगले साल के मौके पर जब रानी का जलसा होता था, जैसे आजकल पद्मश्री पर भूषण मिलता है, तब उनको राय बहादुर खान बहादुर मिलता था, वजारत मिलती थी, वजीफा मिलता था। तो खरीदने बेचने का धंधा मेरा नहीं है, क्योंकि मीडिया अपने आप में बड़ी भारी ताकत और खासकर अनपढ़ समाज में जहां अक्षर ब्रह्म है, कहा भैया कैसे चल रहा, अरे अखबार में लिखा था, अब कहा जानी हमने तो पढ़े आवत नहीं, तू पढ़े लिखा लो। पूरे गांव में एक अखबार आता था और अखबार में छपा मतलब कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा, मानस में लिखा। ये शक्ति थी शब्द की, अक्षर की। आजकल वो शक्ति नहीं। ये भी आपका संकट है कि जो धार उस तलवार में थी, जो प्रामाणिकता उस समय थी, वो प्रामाणिकता आज नहीं है, क्योंकि तरह तरह से नकली असली मिला देते हैं। हमारा चेहरा और नीचे का बदन पूरा सलमान खान स्पाइसिंग। वो जेएनयू में प्रदर्शन था और उसको लगा दिया जी टीवी ने, टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इंडिया भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और होम मिनिस्टर इंडिया ने पार्लियामेंट में कह दिया कि इन सबों को आईएसआई से पैसा इतना बड़ा। बाद में टीवी ने माफी मांगा, लेकिन जिसने देखा, सामने से देखा, कहा भैया ट्रेनिंग में पढ़ावे लगा, क्या करते हो यार तुम लोग, वहां देश की खाते हो, देश की थाली में छेद करते, टुकड़े टुकड़े होगा हिंदुस्तान का। कहां से पकड़ के ले आए, पकड़ो कन्हैया और शैला रशीद फांसी लगा। झूठ, पूरा झूठ, पूरा झूठ। आज आपका संकट तब से इस मामले में कह रहा है कि आज न शब्द की प्रामाणिकता है, न दृश्य की प्रामाणिकता है, और राजसत्ता तब से ज्यादा डरी हुई और हिली हुई है। उनका तो सूरज नहीं डूबता था, 7 महाद्वीपों पर राज था। इनका ईवीएम से आए हैं कि मोदी अडानी अंबानी की वजह से आए हैं, कुछ पता नहीं है। जो जीतता उसका हाल है। आप खाली नरेंद्र मोदी के बारे में मत सोचिए, हम लोग मनमोहन सिंह का जमाना भी देख चुके। ऐसे में पत्रकारिता का युग धर्म क्या है, इस पर संवाद की जरूरत है। मैंने जिस आपसे कहा कि मेरा ज्ञान का स्तर आप के बराबर है, हम एक डीजू में पढ़े, मेरे पास कोई नई दृष्टि नहीं है, लेकिन हाँ एक जरूर मैं महसूस करता हूं, संवाद। फ्लैट एक तरफा आज ही हो रहा है, ये कहना इतिहास के साथ न्याय नहीं हुआ, उस समय भी हो रहा। और उस समय भी लोग सचेत कर रहे थे कि आज जो अखबार छप रहे हैं, क्योंकि सेंसरशिप है, अंग्रेजी राज है, इसलिए आप उसको प्रमाण मत मानिए, चीजों को जांचिए। हर एक रास्ता दिखाने के लिए कहां से बात आई। एक तो जाके पांव में फटे बेवाई वो का जाने की पर है। तो अगर सचमुच समस्या नहीं है तो आपके हमारे विचार गोष्ठी करने से समस्या पैदा नहीं हो जाएगी। लोग कहेंगे यार हवाबाजी कर रहे हैं सब, खाली इस एनडीए 2 के कारण से नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे तभी से बुद्धिजीवियों की साथ बहुत कमजोर है। कहते हैं गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास। अगर प्रोजेक्ट मिल गया सरकार तो कहेंगे अर्थव्यवस्था में बड़ी तरक्की हो रही है, और प्रोजेक्ट नहीं मिला प्रोफेसर साहब तो कहेंगे इससे ज्यादा सत्यानाश तो कोई अभिनीति नहीं थी, समाज नीति नहीं। इसलिए प्रोफेसरों की बात का बहुत वजन नहीं है। दूसरा, राजनीतिक नेता तो पहले कहते थे कि कुछ भी हो जाए ये झूठ नहीं हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो,
चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे जनसंघ के हो, लोग कहते थे कि चुनाव हार गए, लेकिन इन्होंने अपनी जीतने के लिए घालमेल नहीं किया। अगर किसी ने किया तो हमेशा के लिए वो दागदार हो गए। और आज लोग कहते हैं कि चोर का यकीन कर लीजिए, लेकिन राजनीति करने वाले का यकीन मत करिए। इतना अवमूल्य हो तब संवाद के लिए कहां जाए। मुझे लगता है कि पत्रकार के साथ आपकी तमाम शिकायतों के बावजूद अभी भी है। कोई पब्लिक मीटिंग हो हम और आप नहीं जाएंगे, लेकिन शाम को थोड़ी देर के लिए टेलीविजन देखे बिना चैन नहीं लगता। और सबको हम लोग देखते हैं। मैं तो पत्रकार नहीं हूं, आप कैसे देखते हैं आप बताइए। लेकिन हम थोड़ी देर रवीश को सुनते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए अर्णव गोस्वामी को भी सुनते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रजत शर्मा को भी सुनते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हैं, आम खरीदना, पैसा कम है, 1-1 किलो लेना है, लेकिन 3, 4, 5, 10 रुपया लगी तो सबको जाके कटोल के सस्ता टिकाऊ कौन बेच रहा है दिया जाएगा। आज नगरा लेंगे, कल चौसा लेंगे, परसों दशहरी लेंगे। मीडिया की अभी भी साथ औरों की तुलना में, गिरी तो सबकी है, लेकिन मीडिया के साथ अभी भी औरों की तुलना में है। बस काचुक साथ रहे बरगाना। शक्ति का कही थी लक्ष्मण जी, अपना रस में हम क्या इस किसी को बताएं, यहाँ पर प्रधान लीला होती है ऐसा। सब लोग रो रहे थे, राम सबसे ज्यादा रो गए, क्या करेंगे, तो लक्ष्मण कर रहा है। और सब लोग हल्का पका थे। तो जामुन जो सबसे समझदार थे, उन्होंने हनुमान की तरफ इशारा करके कहा कि जब तुम लड़के थे, बच्चे थे, तो खेल खेल में सूरज को तुम निकल गए, और अभी जाकर के कुछ दूरी पर एक पहाड़ है, उसमें से कुछ जड़ी बूटी लाना है, और प्रभु रो रहे हैं, और तुम हल्का पक्का काश के साथ रहे करना। मैं समझता हूँ कि 9 अगस्त 1942 के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि मीडिया की अपनी एक अलग संभावना है, और उस संभावना को उकेरने के लिए, निखारने के लिए मासिक गोष्ठियों का सिलसिला अगर आप करें, बड़ी बात है। कभी कभी जब भविष्य धुंधला दिखाई पड़ता है तो अतीत से रोशनी आती है, और आज भविष्य धुंधला दिखाई पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे मित्र, चूंकि हम जेपी मूवमेंट में थे, आप जानते हैं जयप्रकाश आंदोलन में जो हमारी दोस्ती थी पुरानी कम्युनिस्ट वाली, सीपीआई वाली, तो टूट गई, और नई दोस्ती विद्यार्थी परिषद वालों से बन गई। आज विद्यार्थी परिषद से जुड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े पत्रकार जो हैं, राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ वहां, उनका भी कहना है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कई देशी ताकतें हैं, कई वैश्विक ताकतें हैं, और समाज में भी नई करवट है, नई दरारें हैं, जाति के प्रति, धर्म के प्रति, भाषा के प्रति। तो साझा सरोकार घट रहे हैं, और उन साझा सरोकारों को वापस लाना लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। सक्रियता घट रही, तो कहते क्या होगा। आज तो हमारे जैसे लोग को देख के लोग कहते हैं कि आए तो थे 5 साल पहले, अन्ना नहीं आती है, देश का दूसरा गांधी है, समझा रहे थे, कभी संभल के चला, एक तनी देख ला कि गाय हो कि बंधा हो, दांत गिरला कि बछड़ा हो, कि पुराना सींग कटा करके बछड़ा बना। हम लोग कहते थे यार कुछ रास्ता चल गए भाई, तू तो कुछ गलत नहीं हो, देश का नेता कैसा हो, इनके जैसा हो, तो हमके कुछ करे करने दिया ना। लेकिन आप लोग साझी सक्रियता को लेकर चिंतित, कहते हैं यार कुल धान 22 पसीने बिकी, सब नदियां आखिर में गंगा सागर में जा करके या महासागर में मिलेगी। इसलिए झंडे का रंग कैसा हो, नेता कैसा हो, समाज कैसा हो, आखिर में सब परिवारवाद, पैसावाद, परिवारवाद। ऐसे बचे में राजस्थान सीढ़ी सन्यासी, इसे बचे तो सेवे काशी। इसी तरह से पैसा, परिवार, इसे जब बचे तो लोक साधना हो। पत्रकारिता में एक अच्छी बात बनी थी है कि आप इतने बड़े
पत्रकार हो, मीडिया हाउस बना ले। मीडिया में परिवारवाद नहीं चल पाता है। कलम पकड़े ना आई तो संपादक का तू नाती नाई पोता होगा तो अखबार क्यों पढ़ी नहीं। मीडिया में अभी परिवारवाद का रूप नहीं है। और मित्रों, इसी शुभ समाचार के साथ मैं फिर से आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि जो प्रामाणिक जगह है राष्ट्रीय नवनिर्माण की, उसमें काशी शिखर का स्थान है। और भी जगह है, पटना है, इलाहाबाद है, ग्वालियर है, त्रिवेंद्रम है, मुंबई है, लेकिन काशी भी है। और उसमें पत्रकारिता काशी की मूल पूंजी में से एक। और पत्रकारिता की विरासत है, परंपरा है। आप क्या वहां पर लोग आएंगे, इसका आपको भरोसा होना चाहिए। अगर मासिक संवाद का सिलसिला आप चलाएं, आप देखिएगा कि 6 महीने बाद आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे यार जगह कहाँ रखें, कहाँ रखा जाए कार्यक्रम। इतने लोग आने लगे और कैसे टाइम बांधे। इतने लोग हमसे कहते हैं हमको खुश करना, हमको खुश करना। चुप्पी टूटेगी तो पक्ष विपक्ष समझ में आएगा। पक्ष विपक्ष समझ में आएगा तो आगे का रास्ता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी को आप सबको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करूं। उसके पहले एक दो छोटी छोटी बात आपसे कहना चाहता हूँ। कोई लंबी बात नहीं। सबसे पहली बात की कुछ अच्छे सुझाव आए। बात रखी, बात रखी और हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पत्रकार ने 1942 के आंदोलन में शहादत दी, उन सबको सहेज के रखा है। दूसरी बात आनंद कुमार जी ने कही, एक पुस्तकालय में ऐसी व्यवस्था हो जो ये संग्रहालय के रूप में बन सके। इस संबंध में एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। एक खतरे की तलवार जो है वो काशी पत्रकार संघ के हम उसको कहां संजो के रखेंगे। मैं तो सोचता हूं, अपने मन को दिलासा देता हूं कि शायद ये आशंका ही हो, अफवाह ही हो। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि आशंकाएं इस शहर में अफवाही हकीकत की शक्ल ले लेती हैं। कहा यह जा रहा है कि एक कोई कॉरिडोर बनाया जाएगा, पावन पथ बनाया जाएगा और इस भवन को ढहा दिया जाएगा। और जब ये भवन ढहा दिया जाएगा तो उन यादों को कहां संजो के रखा जाएगा। सुपर मीडिया सेंटर तो दूर की बात है, पुस्तकालय कहां रखा जाएगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं आज संगोष्ठी में कि अगर ऐसा कोई खतरनाक इरादा है प्रशासन और शासन का तो आप सब एकजुट रहिएगा इस भवन को बचाने के लिए, क्योंकि ये कंक्रीट की इमारत नहीं बल्कि काशी की गौरवशाली पत्रकारिता का एक भावनात्मक भवन है। इसकी ईंट ईंट में यहाँ के पुराने पत्रकारों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस भवन को गिरने न दिया जाए। इसलिए आज हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये दिमाग में रखिएगा। ये कोशिश की जा रही है, हद तक दिल को बहलाता हूँ कि शायद अफवाह हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो काशी के पत्रकार लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। इस भवन पर एक खरोच नहीं आने देंगे, बदन पर चाहे जितनी खरोच आ जाए। और इसके बदले अगर वो ताजमहल भी देना चाहेंगे तो ताजमहल कबूल नहीं करेंगे। एक तो ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी ये बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और महामंत्री और तमाम पदाधिकारियों और कार्य समिति की तरफ कि हम संवाद की प्रक्रिया को जारी रखेंगे, पूरी ईमानदारी से जारी रखेंगे, पूरी बेबाकी से जारी रखेंगे। हर पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी ही जानकारी में इजाफा हो, बल्कि आने वाली पत्रकारों की जो नई नस्ल है एक खास नजरिए के साथ सामने आवे पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो नजरिया कहीं न कहीं से
खत्म हो रहा है चीजों को देखने, सुनने, समझने या कसौटी पर कसने का। तो ये दो छोटी बातें। और तीसरा एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, हमारे कुछ मित्र यहाँ आए थे इस कार्यक्रम में और उनका आग्रह था कि एक सूचना यहाँ से दे दी जाए। एक कार्यक्रम होने वाला है कल, विश्व समन्वय संघ नई दिल्ली की ओर से एक मंचन होने वाला है। गांधी ने कहा था, कल नागरिक नाटक मंडली में सायंकाल आप सबको आमंत्रण है और हम सब उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और उस नाटक को, उस प्रस्तुति को देखेंगे। तो इन थोड़ी सी बातों के साथ मैं अवकाशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष तिवारी जी जो बहुत है उसे सब कुछ सुन रहे हैं, अध्यक्षता करके तो आप उनसे निवेदन करूँगा कि और आभार व्यक्त करेंगे अध्यक्ष ही संबोधन राजनाथ जी। आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं आए हुए हमारे पत्रकार साथी, शहर के गणमान्य लोग, जो विषय आज रखा गया है उस पर करीब करीब हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने विस्तार से काफी बातें रखी। सही मायने में तब की पत्रकारिता की जब चर्चा होती है तो आज हम अपने को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बेबस पाते हैं। एक संदर्भ हम लेना चाहेंगे, आजादी की तरह तो नहीं लेकिन कमोबेश आजादी के समान ही एक घटना 90 के दशक में प्रदेश में घटी थी। अयोध्या आंदोलन चरम पर था। रोज ही कुछ न कुछ खबरें वहां से आती रहती थी, मीडिया की भी नजर रहती थी हमेशा। इसी बीच वहां गोलीकांड हो जाता, उस गोलीकांड में काफी लोग मारे जाते हैं। प्रदेश की सरकार उस समय चूंकि संचार माध्यम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, सोशल मीडिया हमारे स्ट्रांग नहीं थे और लोग करीब करीब उस वक्त भी अखबारों पर ही ज्यादा निर्भर थे। तो यह आग न बन जाए इसके लिए प्रदेश सरकार ने अखबारों के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी। यह भी आदेश आया रात को 10 बजे के बाद। उस समय ज्यादातर अखबारों में एडिशन निकल चुके थे, गाड़ियां रवाना हो चुकी थी और सिटी एडिशन की तैयारी चल रही थी। उसी लीजिए फरमान आया, पीएम का तो फरमान आने के साथ ही साथ अखबार के दफ्तरों पर फोन भी पहुंच गई और उन्होंने अखबार जितने छपे हुए थे या छप रहे थे, छपने का प्रयास उन्होंने मशीनें बंद कराई और जो अखबार उन्होंने देखा उसे जब्त कर लिया। लेकिन इस बीच इन कार्रवाइयों का आभास पहले ही मीडिया कर्मियों को हो चुका था और जिसका जो तुरंत सामर्थ्य बन सकता था वो लोग अपनी गाड़ियों में, डिक्कियों में छिपा करके कुछ अखबार की प्रतियां शहर से निकाल के ले गए। लेकिन उनकी प्रतियां पर्याप्त नहीं थी शहर के लिए। तो इस शहर के लोग और उस समय के मीडिया कर्मियों के का ये साहस था कि उन लोगों ने उन खासकर अयोध्या से संबंधित खबर को सेटेलाइट कराया और उसे जहां तक हो सकता था उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यह 90 के दशक की बात है, लेकिन आज हम देखते हैं आज की पत्रकारिता को और मीडिया संस्थानों को तो बड़ा अफसोस होता है। हकीकत मानी कभी-कभी खुद को मीडिया कर्मी करने में भी बड़ा लज्जा महसूस होती है। जो आज हालात लोगों ने पैदा कर रखा है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है, बड़े-बड़े संस्था है। लेकिन हमने जो पत्रकारिता की है, जिस दौर में की है, उस दौर को देखते हैं और आज की याद करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तब पत्रकार पत्रकारिता करता था, आज मालिक अखबार निकलवाता है। हम मजबूर हैं जो वो कहेगा उसको लिखने के लिए, हम मजबूर हैं जो कहेगा उसको बेचने के लिए। हमें लगता है आने वाले दिनों में कहीं न कहीं एक ही आजादी की लड़ाई भी हम पत्रकारों को लड़नी पड़ेगी।
कि कम से कम पत्रकारिता की जो शिक्षा है वो एक बार फिर से लौट आए और हम जन सरोकारों से जुड़ सके। जैसा कि अभी पिछले दिनों या पिछले साल ही पहले हमने इसको बड़े करीब से देखा। आज हम इस शहर को लेकर के इतना चिल्लकों मचा रहे हैं, यहाँ की पत्रकारिता मीडिया को लेकर के इतना सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि शहर में एक आपका हेरिटेज जोन समाप्त कर दिया गया। उसको लेकर के जो आंदोलन चला, न तो उसे शहर के किसी भी माननीय व्यक्ति का सहयोग मिला, न किसी सामाजिक संगठन का सहयोग न मिला, न किसी राजनीतिक दल का सहयोग मिला। चंद हमारे मुट्ठी भर साथी थे जो विभिन्न दलों से जुड़े हुए थे या मेरे व्यक्तिगत संबंध थे या पत्रकारिता से जुड़े थे। आज मुझे इस बात को कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि उनमें से कई साथी आज हमारे बीच इस संघ में मौजूद हैं, जिसमें हमारे सहयोगी हमारे भाई के लाड़ी जी, संजीव सिंह जी, रुपेश जी, सुरेश प्रताप जी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने उस लड़ाई में कंधे से कंधा लगाकर जोड़ करके लड़ने का काम किया। लेकिन तब यह शहर नहीं जागा और आज जब इस शहर में एक नए कॉरिडोर की परिकल्पना कर ली गई है, उस दिशा में कदम बढ़ा लिए गए हैं, तब भी यह शहर नहीं जा रहा है। अब दुर्भाग्य की बात है, जहां हमें सबसे ज्यादा न्याय मिलने की जरूरत है, जहां हमारी बात ज्यादा सुनी जानी चाहिए, वो मीडिया हाउस भी इन जन सरोकारों से अपने को दूर रखे। हम तो बात कर रहे हैं आजादी के समय में अखबार कैसे प्रकाशन होते थे, उनकी क्या भूमिका होती थी, लेकिन आज जब हमारी अस्मिता की लड़ाई की बात आ गई है, हमारी अस्मिता की सवाल पैदा हो गया है, फिर ये शहर जाने में तैयार नहीं है, ये मीडिया हाउस जाने में तैयार नहीं है। इस दिशा में हम लोगों को सोचना होगा और करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आज इस कार्यक्रम में आए थे, सभी अपने सम्मानित अतिथियों का के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये इतना आप सबके सहयोग से आयोजन हुआ, सभा आयोजन हुआ, ये आयोजन और ये लम्हे प्रोफेसर आनंद कुमार जी की स्मृतियों में बराबर बने रहा। उसके लिए मैं अध्यक्ष और महामंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों आनंद जी का वो स्मृति चिन्ह प्रदान करें, वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान करें, ताकि उनकी यादों में हम सब बने रहें।